अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहते हैं औरत की अज़ली फितरत है नाशुक्री करना, जो कुछ हासिल है उसकी कदर ना करना। लेकिन हम्माद तो मर्द था, फिर भी उसे अपनी बीवी में कोई खूबी नजर ना आई थी। मौका मिलने की देर होती और वो शुरू हो जाता। शादी, मर्ग, ईद, हर त्योहार, हर जगह मिलने वालों को वो बहुत तरीके से बताता था कि उसकी बीवी महफिश कितनी बड़ी जाहिल है, जिसे ना खाना बनाने की तमीज है, ना खाने की, ना बात करने की, ना शोहर की परवाह, ना ख्याल। वो उसके साथ कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। ये क्या हुलिया बना रखा है, ढंग से कपड़े तो पहना करो। कोई ना कोई रिश्तेदार खातून महविश को देख के टोक देती। वैसे तो वो कम ही किसी के यहाँ जाती थी। घर की कोई ना कोई उलझन, किसी बच्चे की बीमारी, इम्तहान, स्कूल, फिर हम्माद उसे लेकर भी नहीं जाता था। अगर वो चली भी जाती तो सब जैसे इंतजार में ही बैठे होते थे उसके। हम्माद तो बना ठना, कभी किसी से मजाक तो कभी किसी से तकरार। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। वो तो छड़े छांटों की तरह इधर उधर लहराता फिरता, हंस हंस के उसकी खूबियाँ बयान करता। ठीक कहता है हम्माद, फकीर नहीं लगती है हुलिये से। 2 दिन हो गए हैं यहाँ आए, शोर का जरा ख्याल नहीं। वो बच्चों को लेकर हलकान थी और हम्माद दूर और नजदीक की अपने रिश्तेदार खवातीन के टोले के तबसरे सुन रहा था। बेटा, शोहर का ख्याल रखा करो। साथ बैठी खाला सास कब से हम्माद को देख रही थी। रखती हूँ खाला, सब कुछ उनकी मर्जी का करती हूँ। खाला गड़बड़ा गई। अब उसे कैसे समझाएं। बनी समरी रहा करो, आस पास भी नजर रखा करो। क्या बनना संवरना खाला, महीना हो गया है, कासिम का बुखार नहीं जा रहा। देखिए कितना तंग कर रहा है, इतना रश होता है। डॉक्टर के पास सुबह जाती हूँ इसे लेकर, शाम पड़ जाती है। फिर घर के काम, ये कुछ ठीक हुआ तो आ गई अजरा की शादी में। हम्माद से कहा करो ले जाए कासिम को। खाला सास साथ तस्बीह भी पढ़ रही थी। उसकी खाला सास और सास में बहरहाल जमीन आसमान का फर्क था। कहते हैं स्टोर देखूं या इसे, ठीक ही तो कहते हैं। कासिम तो जब से पैदा हुआ है बीमार ही है। सोच मिले हैं औरत की जान को। खाला अफसोस करने लगी। फिर भी बेटा जरा अपने शोहर का ना ख्याल रखा करो, आओ भगत किया करो। घर तो उसका भी है, बस मर्द को बहाना चाहिए होता है। खाला की आंखें भर आईं। 2 साल पहले खालू ने मस्कत में शादी कर ली थी। मैं भी शोरतों के टोले में बैठे बैठे हम्माद को देखने लगी। बहुत हमदर्दियां हैं खानदान भर की हम्माद के साथ। हर छोटी बड़ी बूढ़ी जवान हमदर्द है इसकी। और फिर आने वाले दिनों में हम्माद की दूसरी शादी की खबरें गर्म थी। मोहल्ले वालियां आकर उसे नित नई खबरें सुनाती। मेरे मियाँ कह रहे थे हम्माद ऊपर वाली मंजिल बनाने लगा है, हो सकता है दूसरी बीवी को ऊपर रखे। ऐसी बात नहीं, काफी अरसे से पैसे जोड़ रहे हैं। तो तुम यही सब सोचती रहना। और वो जो हर रोज स्टोर पे आती है, सारी दुनिया जानती है उसे। एक तुम ही हो आंखें बंद करके बैठी हो। पूछती क्यों नहीं उससे? कैसे पूछूं? वो रोने लगी। मेरी तो एक नहीं सुनते, लड़ने लगते हैं। तो अपने सास ससुर से कहो ना, पूछे अपने लाडले से। महविश ने गहरा सांस लिया। माँ तो वो हम्माद ही की थी। कितने महीने हो गए थे उसे ये सब सुनते कि हम्माद दूसरी शादी कर रहा है। हर रोज नई बात, हर रोज नया किस्सा। बहनें भी उसे ही इल्जाम देती कि वो हम्माद को काबू नहीं कर पाई। नंदे जिठानियां ताने देती कि ये सब उसी का किया धरा है। ना वो शिकायत का मौका देती, ना शोहर इधर उधर मुंह मारता। तन मन निछावर करना पड़ता है शोहर के लिए। क्या मजाल शोहर की जो इधर उधर देखे। बड़ी नंद तंज करती। पता नहीं ये शोहर कैसे काबू किए जाते हैं। साथ वाली हाजरा कहती, जो हफ्ते में 2-3 बार मरते मरते बचती थी। और एक वो मेरे वाला है, हंस के भी बात करो तो भी थोबड़ा ही सूजा रहता है। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत औरतें होती हैं जो शोहरों को काबू कर लेती हैं। उसकी बहनें उसे समझाती कि वो पूछे हम्माद से, लेकिन वो कैसे पूछती, उसकी हिम्मत ही ना होती।
हमाद कलफ लगे कपड़ों की तरह अकड़ा ही रहता, जरूरत पड़ती तो नरम, वरना वही हाल। वो शादी कर रहा है, तुम्हारे भाई बता रहे थे, अगले महीने निकाह कर रहा है, जेवर भी बनवाया है। उसकी हमसाई पड़ोसन खबर सुनते ही उसे बताने भागी आई। महविश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म से जान निकलने लगी। तुम बात क्यों नहीं करती अपने ससुराल वालों से, अपनी नंदों से? बुलाओ, बिठाओ सबको और पूछो ऐसा क्यों कर रहा है। महविश खामोश सुनती रही। सास नंदे अपनी जगह लापरवाह, जैसे कहती हूँ हमें क्या भुगतो खुद ही, तुमसे इजाजत तो जरूर लेगा। कोई कहता तुम्हारी सास नंदों को पता है सब बन रही हैं। सास उससे बिला वजह ही चिड़ी रहती। हमाद का दिल चाहता तो बोल लेता, वरना वही अपनी मर्जी। महविश बातें सुनती, रोती, परेशान होती, फिर बच्चों के साथ मसरूफ हो जाती। तुम्हारी कोई कमेटी है? पिछले कई दिनों से हमाद उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रहा था। हाँ है। कितने की? 50,000 की। कब मिलेगी? अगस्त में। अभी तो 6 महीने हैं। वो सोच में पड़ गया, मुझे भी ज़रूरत है। ये कमेटी जूही की बालियों के लिए है, बना दूंगा उससे बालियां भी, तुम ये मुझे दे दो। आपने क्या करना है? बिलाकर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। स्टोर पे कुछ काम करवाना है। स्टोर का काम करवाना है या जेवर? आधे घंटे से वो आईने के सामने खड़ा खुद को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था। हाथ रोक कर उसे देखने लगा। उसने भी पहली बार इतनी हिम्मत की थी। हाँ, जेवर भी बनवाना है, उसने कहा और बाल बनाने लगा। कौन है वो? जब आएगी देख लेना, हमाद ने मुख्तसर जवाब दिया। महविश बहुत देर तक सोचती रही कि अब क्या पूछे, क्या रह गया है पीछे। हमाद ने तो बात ही खत्म कर दी। मैं इजाजत नहीं दूंगी। हिम्मत जमा करके वो यही कह सकी। तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? और महविश का दिल सुलगने लगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हमाद। वो रोने लगी। मेरा क्या कसूर है? घर का हर काम किया, बच्चों को बहलाया, पाला, संभाला, सास ससुर की खिदमत की, और क्या चाहिए आपको? रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारे खर्चे पूरे होते रहेंगे। तुम नीचे रहना, वो ऊपर रह लेगी, मिलजुल के रह लेना दोनों। जिस कहानी का आगाज लोग उसे बताते रहे थे, उसका अंजाम हमाद उसे बता रहा था मिलजुल कर। ये बात महविश को जलते अंगारे की तरह लगी। ये उसका घर, उसका शोहर, उसके बच्चे, वो कैसे बांट लेती? हुलिया देखा है अपना, फकीर नहीं लगती हो। और महविश को लगा किसी अजनबी ने उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा हो। क्या खराबी है हुलिये में? साफ सुथरे कपड़े हैं, बाल बने हुए हैं। इसी हुलिये में नमाज पढ़ती हूँ। नमाजें ही पढ़ती रहना, उसने भी आगे से तंज किया। जब ब्याह कर आई थी ना, तब ऐसी नहीं थी। क्या करूँ, सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती हूँ। जूही को स्कूल लेकर जाती हूँ, लेके आती हूँ। कासिम के लिए सारा दिन टोकन लिए अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करती हूँ। कौन सा काम है जो मैं नहीं करती? घर के सारे काम मेरे जिम्मे, हांडी रोटी, बर्तन, सफाई, झाड़ू पोंछा, एक एक पैसा बचा के रखती हूँ। करती हो ये सब तो क्या एहसान करती हो? मैं भी रात दिन काम ही करता हूँ। आप काम करते हैं और शिकायत भी। मैं शिकायत नहीं करती। तुम्हें क्या शिकायत होगी? सब कुछ तो है इस घर में, सब कुछ ला कर देता हूँ, हर ज़रूरत पूरी करता हूँ। हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन कभी 2 लफ्ज़ मोहब्बत से नहीं बोले आपने। हमाद मुड़ के उसकी शक्ल देखने लगा। दंगा फसाद तो उसने क्या करना था, वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। इधर बैठो मेरे पास आकर, मैं तुम्हारी हक तलफी नहीं कर रहा। तुम्हें सब पता चल ही चुका है, तो ठीक है, मिलजुल के खुश रहना। उसके 2 बच्चों का बाप कितने मज़े से कह रहा था। मुझे वो अच्छी लगी। मैं हराम रास्ते की तरफ जाना नहीं चाहता, इसीलिए तो अल्लाह रसूल ने इजाज़त दी है। बीवी के होते हुए किसी और औरत की तरफ देखते हैं? अल्लाह रसूल ने इजाज़त दी है ना, फ़र्ज नहीं किया। उसका कलेजा जैसे कट गया था। मोहब्बत है मुझे उससे, और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। बीवी से मोहब्बत नहीं, जो 5 साल से साथ है, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ। गुस्से से महविश की रगें फूलने लगी। शादी तो मुझे करना ही है, तुम्हें रोना डालने की ज़रूरत नहीं। शादी के लिए ही बहाने ढूंढ रहे थे ना, 100 कीड़े निकालते थे मुझ में।
कैसी कैसी बातें की मेरे बारे में, खानदान भर में। कीड़े थे तो निकाले, अपने कीड़े नजर नहीं आते। बकवास बंद करो अपनी, आराम से रहना है ना तो रह लो, वरना अपने घर दफान हो जाओ। बच्चे पाल लूंगा मैं, इज्जत त्रास नहीं है तुम्हें। ये बात पहली से ज्यादा शिद्दत से लगी उसे। बच्चे पाल लूंगा, बच्चों की माँ ला रहे हो या अपने लिए बीवी। गुस्से से वो भड़क उठी। 5 साल जैसे वो एक मुहाजिर कैंप में गुजारती रही थी। चलो जी हिजरत करो अब आगे, एक किराए के घर में जो कभी अपना नहीं होता। बच्चे मैं भी पाल लूंगी, तुम्हें नई बीवी मिल सकती है तो मुझे भी नया शौहर मिल सकता है। उसके तो तन बदन में आग लगी हुई थी। चादर ओढ़कर कासिम को उठा के वो घर से जाने के लिए निकली। आज फिर उसे टोकन के लिए लंबी कतार में खड़ा होना था। और फिर आने वाले दिनों में मोहल्ले वाले, खानदान वाले, उसके अपने घर वाले उसे तसल्ली दिलासे देते रहे। बारी बारी समझाने बुझाने आने लगे। कोई उसे भड़काता कि वो घर छोड़ के चली जाए, कोई कहता खामोश रहो, घर छोड़ के कहाँ जाओगी, माँ बाप के सर पे बोझ बनोगी। कोई कहता छोड़ो बच्चे बाप के पास, खुद ही पालेगा तो पता चलेगा। वो कैसे छोड़े बच्चे, कौन अपने जिस्म के टुकड़े काट के फेंक सकता है। उसकी हमसाई कहती उस हराफा की खबर लो, क्यों पीछे पड़ी है अम्मात के। उसके मैके वाले कभी भड़क उठते और कभी उसे ही खामोश रहने को कहते। महविश को ये नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे ये मालूम था कि उसे अपना ये घर किसी और को नहीं देना। ये उसका घर है, उसके शोहर, उसके बच्चों का घर। वो क्यों छोड़े सब। आए दिन कोई ना कोई इसे मिलता, कुछ नया ही सुना देता। खानदान भर के पास एक मौजू आ गया था। उसकी आस पड़ोस वाली उसकी सास की नज़र बचाकर उसके पास आ जाती। और फिर आने वाले दिनों में उसका नंदोई भी उन्हीं उसे तसल्ली देने वालों में से एक था। उस रोज़ वो बरामदे में बैठी सब्जी बना रही थी। टिप टिप आंसू गिर रहे थे। रोती क्यों हो, हिम्मत से काम लो, रोने से क्या होगा। उसके नंदोई जो उसकी सास से मिलने आए थे, जाने कब से उसे नोटिस कर रहे थे, मूढ़ा घसीट कर उसके करीब हो गए। वो रोती रही। कैसी हिम्मत, जब हम्माद को तुम्हारी परवाह नहीं तो रो क्यों रही हो। खुद को हलकान कर रही हो, अपना ख्याल करो। हुलिया देखो अपना, जब ब्याह कर आई थी कितनी प्यारी मनमोहनी सी थी, भोली भाली सी शक्ल तुम्हारे चेहरे से तो नजर न हटती थी। और अब देखो खुद को। वो फिर भी रोती रही। अरे रे महविश कितना रोगी। मूढ़ा और करीब आ गया। मर्द जात ही ऐसी है, छोड़ दिया सो छोड़ दिया, तुम क्यों रोती हो। उसने महविश का कंधा सहलाया। महविश ने नजर उठाकर उसे देखा। जब से वो ब्याह कराई थी अपने इस नंदोई से फासले पे ही रहती थी। वो क्या खानदान की अक्सर औरतें ही उससे फासले पे रहती थी। इतनी अच्छी हो तुम, उसने सरगोशी की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे कर लो दिल की बातें। कुछ भी था, महविश को उसकी यह हमदर्दी बहुत अच्छी लगी। और फिर सास के आते ही उसके नंदोई ने अपना मूढ़ा दूर खिसका लिया था। और फिर आने वाले दिनों में बड़े नंदोई साहब की आमद अक्सर व पेशतर होने लगी। सास ने भी शायद नोट कर लिया था। तुम्हारी बड़ी नंद का मियाँ है, क्यों बातें करती हो उसके साथ। उस रोज सास उसके सर पे आन खड़ी हुई। कुछ शर्म लिहाज है क्या नहीं, उसे मना करो ना आया करे रोज यहाँ। आप मना कर दे, तुम जानती हो कि मैं उसे मना नहीं कर सकती। कमरे में, किचन में, हर जगह घुसता चला जाता है। गजब खुदा का, मेरी आंखों के सामने तुम दोनों ने ये क्या ड्रामा रचा रखा है। मैं क्यों मना करूं एजाज भाई को, मुझसे हमदर्दी करने आते हैं। सास के तेवर एकदम बदल गए। अपना दिल बहलाने के लिए वही मिला था तुम्हें। आपके बेटे से तो बहला नहीं सकी, किसी से तो बहलाना ही था। तौबा तौबा, ये देखो कैसे दीदे फाड़े बेशर्मी से कह रही है। शर्म कर जलील। सास आपे से बाहर हो गई। शर्म भी है और लिहाज भी और खुदा का खौफ भी। बुलाती हूँ मैं खदीजा को, आकर देखे यहाँ क्या हो रहा है। उसकी भरजाई उसके शौहर के साथ क्या गुल खिला रही है, क्या रंग रलियां मना रही है। सास अपने बाजू अड़सते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। और फिर आगे पीछे सारी नंदे ही चली आईं। माँ ने लंबी बैठक लगाई उनके साथ।
तीनों एक साथ शुरू हो गई। तुम्हारे दीदों की शर्म कहाँ गई? मेरा मियाँ है, दो बच्चों की माँ हूँ, और तुम? वो ढीठ बनी खड़ी रही। तुम्हारे दीदों की शर्म कहाँ गई? मेरा मियाँ है वो, 2 बच्चों की माँ हो तुम। और महविश ढीठ बनी खड़ी रही। दिनों में ही उसके खिलाफ कहानी तैयार थी। 2 बच्चों के बाप आपके भाई हैं, उनसे तो कभी आप सबने नहीं कहा कि वो भी शर्म करें। शर्म है मेरी आंखों में। मैं उनसे नहीं कहती कि यहाँ आए, आप उन्हें मना कर दें, वो यहाँ ना आया करें। मेरी कहाँ सुनता है? खदीजा एकदम रोने लगी। क्यों नहीं सुनता तुम्हारी? उससे कहो मेरी भाभी से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई को नहीं पसंद। अम्मा भी बोल पड़ी। कहा था अम्मा, 2 बार आपके बताने पर कहा था। वो ज़ात की गाली थी मुझे, कहते अपने भाई जैसा समझ रखा है। खदीजा आंसू पोंछने लगी। क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हो महविश? 5 साल तो फकीरियों की तरह गुजार दिए, अब ये कौन सी रूह आ गई है तुम में? मैं क्यों आपका घर बर्बाद करने लगी? मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाती। औरत घास न डाले तो मर्द की क्या मजाल कि दोबारा उसके करीब आए। औरत मर्द को काबू में रखना चाहती हो तो मर्द की क्या मजाल कि किसी दूसरी औरत के पास जाए। उसने उन्हीं की बात मुंह पे दे मारी वापस सुन के। कान पक गए थे इन लोगों के तंज सुन सुन के उसके भी। काबू काबू, जो अपने नफ्स के काबू में नहीं, वो किसी और के काबू में क्या आएगा? अम्मा, इसके तेवर देखिए, हम मात को बताएं। जुबान तो इसकी पहले भी चलती थी, अब तो और बक बक करने लगी है। चूड़ी लगती है उलिये से, और हरकतें देखो जैसे महारानी हो। मियाँ को काबू ना कर सकी तो इधर उधर मुंह मारने लगी। मैं नहीं कर सकी तो आप कर लें, मेरे पास क्यों आई हैं? महविश ने सर्द लहजे में कहा। पिछले कई सालों से आप अपने बेटे के किस्से सुन रही हैं। उसे तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, ना बच्चों की शर्म दिलाई, ना बीवी का लिहाज। वो मर्द है, तुम्हारा काम है उसे संभालना। छोटी नंद भी बिलाखिर बर्दाश्त करते करते बोल पड़ी। तुम्हें कुछ शर्मो हया है या नहीं? अभी तो शर्म आई है मुझे। 5 साल एक मर्द के लिए, उसके घर के लिए, बच्चों के लिए जान मारते हुए गुजारे, तब भी शोहर कहता है घर से निकाल देगा। तो बहुत शर्म आई मुझे। इस घर का कोई फर्द मेरा नहीं, एक ईंट भी मेरी नहीं, मेरे बच्चे मेरे नहीं, उनका बाप मेरा नहीं, हर नक्स मुझ में है। हाय देखो जरा जुबान, ऐसे ही हम माद मुतनफर नहीं है तुमसे। बहुत अच्छा कर रहा है, शादी कर रहा है तो जान अजाब कर रखी है इसने। छोटी नंद फिर बोली, आपका मियाँ भी कर सकता है दूसरी। बीवी तुम जैसी हो बद किरदार तो उसे करना ही चाहिए। गुस्से और नफरत से उसका खून खोलने लगा। घर की सफाई करती हूँ, बर्तन कपड़े धोती हूँ, बच्चों के 1000 काम करती हूँ, रात दिन इस घर में गुजारती हूँ। मैं बद किरदार हूँ, और जो कई सालों से हम मात कर रहा है। अरे वो तो निकाह कर रहा है, और तुम निकाह से पहले क्या करता रहा है? रात रात भर घर से बाहर रहना, बन ठन के निकल जाना, ना बीवी की परवाह, ना बच्चों की खबर। अरे तो अपने मियाँ से क्यों नहीं पूछती? हमसे किस बात का बदला ले रही हो? आने दो हम मात को, ऐसा ठीक करेगा कि ये दोबारा जुबान नहीं चलाएगी। उसकी नंद के कहने पर उसने नफरत से उन्हें देखा। मेरे लिए 2 दिन में पंचायत इकट्ठी कर ली। बेटा सालों से क्या कर रहा है, इस पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। मैंने कुछ किया नहीं और मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, और जिसकी गवाही सारी दुनिया दे रही है वो नेक है, पारसा है। सास एकदम चीखने लगी। ये वही थी जो हर बार अपने बेटे के इश्क के किस्सों पे कान बंद कर लेती थी, और वो बिना वजह महविश से नफरत करती थी। महविश की सास उन सासों में थी कि जब बहू को पिटाई हो तो खुश होती हैं, और बाद में रो रो के दूसरों को बताती हैं कि उनकी बहू के लक्षण ही ऐसे हैं, मार खाने वाले। और बिलाखिर हम्माद उसकी नंदों के हाथ आ ही गया। उन्होंने क्या भड़काया, क्या कहा, उसे इल्म नहीं हो सका। उस रोज़ भी वो कासिम को डॉक्टर के पास लेकर गई हुई थी। बिलाखिर एक रोज़ हम्माद उसके सर पे आन खड़े हुए। एजाज भाई यहाँ रोज़ क्यों आते हैं? रोज़ तो खुद भी हम्माद साहब 2-3 बजे घर आते थे, आज मौका मिल गया था, उन्हीं से पूछ लें। महविश बदस्तूर टीवी देखती रही। बच्ची मत बनो, अम्मा ने मुझे सब बता दिया है।
تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب اماں نے سب بتا دیا ہے؟ اتنی بے غیرتی پہ اتر آئی ہو، گھٹیا عورت، شرم نہیں آئی؟ بہنوئی ہے وہ میرے۔ بے غیرتی کیسی؟ وہ آتے ہیں میرا حال احوال پوچھتے ہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ گھر سے باہر نہیں جاتی، غیر مردوں کے ساتھ بات نہیں کرتی، ان کے لیے بن ٹھن کے نہیں بیٹھتی، اور باقی مر کے ہیں تمہارا حال چال پوچھنے والے؟ تم نے تو کبھی پوچھا نہیں۔ تمہیں پہلی اور آخری بار میں کہہ رہا ہوں مہوش، اعجاز بھائی کو نا طریقے سے منع کر دینا، دوبارہ وہ یہاں نہ آئے، خاص کر میری غیر موجودگی میں۔ تم خود منع کر دو نا حماد، اپنے آپے میں رہو، اتنا ذلیل کر کے نکالوں گا کہ منہ چھپاتی پھرو گی۔ مہوش کو جیسے کسی نے آگ میں جھونک دیا۔ میں کیوں منہ چھپاؤں گی؟ منہ تو تم چھپا رہے ہو، اور تمہیں چھپانا بھی چاہیے۔ 2 بچوں کی ماں ہو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ 2 بچے تمہارے بھی ہیں، تم بھی شرم کرو۔ نہ میں نے کچھ برا کیا ہے اور نہ ہی میں بے شرم ہوں۔ کیوں ہر وقت کھیکھی کرتی ہو اس کے ساتھ؟ حماد اپنی ماں کی زبان ہی بولنے لگا۔ تو تم کر لیا کرو نا میرے ساتھ۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کسی گمان میں نہ رہنا، ایڑیاں رگڑوں کی تو بھی طلاق نہیں دوں گا۔ میرے گھر میں نا یہ بے غیرتی نہیں ہوگی۔ اگر تم دوسری شادی کر سکتے ہو تو میں بھی خلا لے سکتی ہوں، تم بھی کسی گمان میں نہ رہنا۔ آپا کا گھر برباد کرو گی؟ وہ اس کی طرف غصے میں بڑھا۔ دوسری شادی کرنا گھر برباد کرنا ہوتا ہے تو تم کیوں کر رہے ہو؟ میری بہن کا گھر برباد کرو گی؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کیوں آپا اپنی سوکن کے ساتھ مل جل کے نہیں رہ سکتی؟ سارا خاندان تھو تھو کرے گا، بے غیرت عورت۔ خاندان اب بھی تھو تھو کر رہا ہے، میرے لیے تو پہلے بھی کرتا تھا۔ جو کسے تم نے خاندان بھر میں میرے لیے پھیلا رکھے ہیں وہ کافی ہیں۔ خاندان کا ہر شخص مجھے ہی نصیحتیں کرنے چلا آتا ہے، مرد کی خدمت کرو، بچے پالو، گھر سنبھالو، پھر بھی نقص۔ سجے بنے رہو، گھومو پھرو، وہ بھی نقص۔ چپ رہو، نقص۔ زبان چلاؤ تو بھی برے۔ اور وہ عورت، اس میں تمہیں کوئی برائی نظر نہیں آتی نا، جس کے ساتھ سارا دن گھومتے ہو، جس سے آدھا اسٹور کھلا چکے ہو؟ بیوی حلال کی کمائی کا 1 روپیہ بچا رہی ہے، اس کی قدر نہیں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ خوش رہتے ہو تم لوگ جو تمہیں دن رات اپنے پیچھے لگائے رکھتی ہوں۔ بیوی میں 1000 نقص نظر آ رہے ہیں۔ کسی کی تھوڑی سی ہمدردی مل گئی تو بیوی بے غیرت ہو گئی، اور تم ہو کیا؟ ایک بار گھر سے باہر نکالا تو یاد رکھنا، بچوں کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ وہی پرانی، صدیوں پرانی بات۔ 3 بچے آپا کے بھی ہیں۔ اس کے گال پر اس زور کا تماچا پڑا کہ وہ دور جا گری۔ بہنوں کا لاڈلا بھائی تھا۔ اس تھپڑ نے مہوش کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اب یہاں رکنا بے معنی تھا۔ اس نے صرف بیمار قاسم کو اپنے ساتھ لیا اور چلی گئی۔ مہوش تو چلی گئی، لیکن جیسے حماد کی بہن کے گھر کا سکھ چین بھی لے گئی۔ اماں مہوش کو جا کر لے آئے، یا حماد سے کہیں جا کر لائے اسے۔ روز اعجاز وہاں جاتا ہے، وہاں تو کوئی روک ٹوک بھی نہیں۔ خدیجہ آپا روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ تم نے ہی تو کہا تھا نکال باہر کرو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ لڑ مر کر گئی ہے، ایسے نہیں آئے گی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ وہاں جا گھسیں گے، سنتے ہی نہیں میری۔ روز کی لڑائی ہے میرے گھر۔ ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ چلیے میں اور آپ جا کے لے آتے ہیں، خدا کے لیے اماں میرا گھر برباد نہ کریں۔ مہوش کے سر پہ تو بھوت سوار ہے بدلہ لینے کا، میرا گھر برباد کر دے گی۔ اس کے گھر والوں نے صاف کہا ہے، حماد نے شادی کرنی ہے تو پہلے اسے طلاق دے۔ طلاق دلوا کر میری سوکن بنوائیں گی؟ اعجاز تو حماد سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، یہ میں ہی ہوں جو سنبھال رکھا ہے اب تک۔ مجھے یہ تو بتائیں کون ہے وہ 2 نمبر حرافہ جس سے حماد نکاح پڑھوا رہا ہے؟ 2 نمبر عورتیں 2 دن ہی اچھی لگتی ہیں، نکال باہر کرے گی سب کو، سب کچھ ہتھیا کر۔ خدیجہ آپا کو اب یاد آیا تھا یہ سب۔ سمجھائیے حماد کو اپنا گھر برباد نہ کرے، اپنے بچوں کا خیال کرے۔ اماں سوچ میں پڑ گئی۔ تم نے ہی شہ دی تھی حماد کو کہ تمہیں زہر لگتی تھی مہوش تب۔ ہاں لگتی تھی، اب بھی لگتی ہے، فقیرنی چوڑی چمارن۔
مجھے کیا پتا تھا اس چڑیل کی اتنی ہمت ہو جائے گی۔ میں جاتی ہوں سلمیٰ کو لے کر بازار، پتہ کرتی ہوں اس چڑیل کا کون ہے وہ حرافہ، پتہ نہیں کس خاندان سے ہے۔ آپ جائیں ابا کو لے کر مہوش کے گھر، لے کر آئیں اسے واپس جیسے بھی ہو۔ خدیجہ آپا چٹکی میں سارا مسئلہ حل کرتی ہوئی اپنے مسئلے کے باعث خود بھائی کے پاس بازار گئی تو اماں ابا مہوش کو لینے گئے باری باری، لیکن مہوش نہیں آئی۔ کیوں آتی وہ؟ یا حماد اس عورت کو چھوڑے یا اسے، یہ اس کی شرط تھی۔ اور پھر اسی شرط کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے، کبھی ادھر سے 2 لوگ آتے، کبھی ادھر سے 2 لوگ جاتے، آئے دن خاندان کے لوگ جمع کیے جاتے، بات کی جاتی اور بنتے بنتے بات بگڑ جاتی۔ بڑی آپا ہر صورت اسے گھر واپس لانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ضد تھی کہ حماد آ کر لے جائے اور دوسری شادی کو بھول جائے، اور حماد جا کر لے تو آئے، نکاح کو کیسے بھولے۔ اماں نے منت کی، آپا نے ہاتھ جوڑے، روئی، سمجھایا۔ خاندان کو روز نئی نئی خبریں ملتی، گرما گرم۔ انہی دنوں 2 خبریں اور ملی، 2 واقعات آگے پیچھے۔ آپا نے ڈھونڈ ڈھانٹ بھرے بازار میں اس عورت کو جا لیا جو حماد سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور پھر دکانداروں نے اپنی دکانوں سے نکل نکل کے اس لڑکی کو دیکھا۔ ماں کی، بہن کی، باپ کی، ہر ذات کی گالی سنائی گئی وہاں، ہاتھا پائی ہوئی، لاتیں، گھونسے، یہ سب ڈرامہ سٹور کے اندر ہوتا رہا۔ اب عورت اپنا گھر بچائے یا دوسری کا بسائے، اور اسی کے پیچھے پیچھے دوسرا واقعہ ہوا۔ اسی بازارو عورت کے یار بیلیوں نے حماد سٹور اور اس کے مالک کی اچھی توڑ پھوڑ کی۔ بازار والے تو خیر ہفتوں سنتے رہے، مگر خاندان والے سالوں ہنس سکتے تھے۔ اور یہ ساری رپورٹ مہوش تک گھر کے کسی فرد کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کے سسرالی گھر سے 3 گھر چھوڑ کے رہنے والی زینت نے اسے دی تھی۔ سچی مہوش، میں اس وقت بازار میں تھی جب تیری نند اور وہ عورت یوں گتھم گتھا ہوئی جیسے تمباکو کو بل دیے ہوں۔ زینت اس کی ساس کے ڈر سے آہستہ آہستہ اسے بتا رہی تھی۔ دور بیٹھی اس کی ساس خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس بار بہو نہیں، خونخوار شیرنی اٹھا لائی ہے۔ حماد ٹھیک ہے اب؟ زینت نے سرگوشی میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، چلنے میں ہی تھوڑا مسئلہ ہے۔ مہوش نے کریلے چھیل کر دھوپ میں رکھے۔ سنا ہے وہ عورت آپا کا گھر ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اسے سکون نہیں ملا، بدلہ لے کے چھوڑے گی۔ اور پھر بات کرتے کرتے زینت ہنسی۔ بھئی عورت ہو تو خدیجہ آپا جیسی، نہ بھرے بازار کا خیال کیا، نہ اپنے عورت ذات ہونے کا۔ اللہ، آپا کے کپڑوں کی تو وہ حالت ہوئی کہ پوچھو مت۔ کریلے چھیلو، پھر دھوپ میں رکھو، نمک لگاؤ، ان کی کڑواہٹ ختم۔ مگر انسان کی کڑواہٹ کیسے ختم کی جاتی ہے؟ کون سی دھوپ انسان کو چندن بناتی ہے؟ زینت اپنی طرف سے بڑی خفیہ معلومات اسے پہنچا کے گئی تھی، لیکن اب مہوش کے لیے کوئی بھی بات، کوئی بھی معلومات اہمیت نہیں رکھتی تھی، کہ وہ تو اپنی نظر میں بے مول ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو اپنے گھر کے سکھ چین کے لیے ہر طرح کی قربانی دے، شوہر کے ساتھ وفا نبھائے، اس کا مرد جب ادھر ادھر منہ مارنے کا عادی ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر کے اس مرد کی یہ گندی خصلت اس سے چھڑوا نہیں سکتی۔ کڑاہی گرم کر کے مہوش کریلے فرائی کرنے لگی۔ حماد نے ہی فرمائش کر کے پکوائے تھے۔ کبھی کبھی اس کے کراہنے کی آواز کچن میں اسے سنائی دے جاتی تو وہ جا کر اسے دیکھ لیتی، اس کا رخ بدلتی اور پھر سے کچن میں آ کے کام کرنے لگتی۔ حماد جس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بازو بھی فریکچر ہوا تھا، جسم پہ اور بھی کئی چوٹیں آئی تھیں، ایک عشق کے نشے نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا کہ اسے اپنی پاک دامن وفاشار بیوی ہر لحاظ سے بری، غلط اور نقائص سے بھرپور نظر آنے لگی تھی۔ کتنے زہریلے ہوتے ہیں کچھ انسان کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگیوں میں بھی کڑواہٹ بھر دیتے ہیں۔ کریلا تو پھر نمک لگا کے دھوپ میں رکھنے سے اپنی کڑواہٹ کھو دیتا ہے، لیکن انسان اگر کڑوی اور گندی فطرت کا ہو، خواہ کچھ بھی کر لو، وہ کبھی بھی اس فطرت سے ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں کو
बुरी खसलतों के मर्दों से बचाए, नेक, मोहब्बत करने वाले, एतबार करने वाले और वफा निभाने वाले शोहर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।